नमस्कार, मैं हूं सुनील नालाखंडी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यूज़ एंड व्यूज़। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जयराम जी की, क्योंकि यही उद्घोष है जो जिससे कि एक हिंदू को शुरू करना चाहिए। दो घटनाएं देश में चल रही हैं, दो मुख्य घटना। एक तो बंगाल का चुनाव, जहां पर अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेदिनीपुर में पब्लिक को संबोधन चल रहा था। एक चुनाव रैली को संबोधित कर रहे थे और अपार भीड़ थी उसमें। तो बंगाल के चुनाव का जहाँ तक सवाल है, कल एक और सर्वे आया था जिसमें दोनों को गैप को कम कर दिया था, काफ़ी कम कर दिया था, 4 या 5 सीट तक कर दिया था। आज एक और सर्वे आएगा तो डेफिनेटली इसमें शायद ममता दीदी और नरेंद्र मोदी की बीजेपी का गैप काफ़ी कम हो जाएगा। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि भले बीजेपी को बहुमत नहीं मिले, वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। इसी तरह तमिलनाडु में भी दोनों पार्टियों के बीच में, जहां एक समय कहा जाता था कि डीएमके वाले गठबंधन का यूपीए, जिसे एक तरह से दूसरा नाम दिया जा सकता है, क्लीन स्वीप करेगी। लेकिन अब वहाँ भी अन्ना डीएमके के घोषणा पत्र आने के बाद थोड़ा परिवर्तन आया और वहाँ भी अब बताते हैं कि नेक टू नेक फाइट हो गई है। खैर, ये तो चलते रहेगा, काफ़ी 2 महीने का खेला है। फरवरी मई 2 को ही पता चलेगा कि कौन कहाँ बाजी मारता है। लेकिन बम्बई की घटनाएं अभी भी देश के मानस पटल पे, मतलब पूरे मीडिया पे छाई हुई हैं और दिन रात 24 घंटे या तो सोशल मीडिया कहें या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये छाई हुई है। 2 घटनाएं मुंबई में विशेषकर, जहाँ तक मेरा मानना है। एक तो ये कि जो मुकेश अंबानी का रेजिडेंस इटालिया के सामने जो एक स्कॉर्पियो विद जिलेटिन 20 जिलेटिन शीट छड़ों के साथ पाई गई थी और उन्हें एक तरह से धमकी दी गई थी कि या तो वो उनकी मांगें मान लें या फिर एक्सटॉर्शन की मांगें मान लें, या फिर उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी घटना थी कि परमवीर सिंह ने जो एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपए प्रति माह की वसूली का टारगेट दिया था। और इसकी उन्होंने कुछ संदर्भ में सबूत भी पेश किए थे। और फिर फाइनली जब अनिल देशमुख को नहीं हटाने का घोषणा कर दी शरद पवार ने, तो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि इस केस की जांच सीबीआई के द्वारा की जानी चाहिए। तो ये दो अलग अलग घटनाएं जो शायद जुड़ी हुई भी हो सकती हैं। परमवीर सिंह इससे पहले मैं बता दूं कि वहाँ पर 3 खिलाड़ी हैं जो कि महाराष्ट्र महाअघाड़ी की सरकार में, कांग्रेस, एनसीपी और तीसरी शिवसेना। महाराष्ट्र एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, जो कि अपने आप को बहुत ही दिग्गज नेता मानते हैं और 1990 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, तो अभी भी वो प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हैं। इस बीच वो प्रधानमंत्री ना तो खुद बने और ना ही अपनी पार्टी के किसी विधायक को महाराष्ट्र में इंडिपेंडेंटली जीत के मुख्यमंत्री बना पाए। कोलिशन गवर्नमेंट में है। उन्होंने काफ़ी हेकड़ी दिखाई थी सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर, फिर बाद में उन्हीं के नेतृत्व वाली मनमोहन सरकार में 10 साल तक लगातार कृषि मंत्री रहे थे। तो ये तो एक खिलाड़ी हैं। एक है शिवसेना को जब 2018 में चुनाव हुए थे और उसके बाद जो सरकार बनने में जब बीजेपी पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई थी, तो फिर उन्होंने 2019 की बात है, सॉरी 18 नहीं 19 में, तो फिर शरद पवार ने अपने पासे फेंकने शुरू किए थे और उन्होंने किसी तरह शिवसेना को के उद्धव ठाकरे को, जो उनकी लालसा थी मुख्यमंत्री पद बनने की, वो दे दी और एक तरह से सरकार बना ली। अब इसमें एक भाऊ तोरसेकर करके महाराष्ट्र के पत्रकार हैं, काफ़ी नामी पत्रकार हैं, आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा छाए हुए हैं। लगभग हर सोशल मीडिया का चैनल उनको अपने यहाँ इंटरव्यू में देता है, तो काफ़ी सटीक और तीखी बातें करते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो इसका मिनिमम कॉमन प्रोग्राम ही है वसूली का, तो इसमें कोई किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ ये है कि इसमें कांग्रेस को शायद लगता है कि उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है, और परमवीर सिंह कांग्रेस के आदमी हैं, तो उन्होंने अपने कांग्रेस के से वो एक चिट्ठी बम फेंका जिसमें शरद पवार भी फंस गए और शिवसेना के उद्धव ठाकरे भी फंस गए।
इससे पहले आपको याद होगा कि शरद पवार ने संजय राउत ने नए यूपीए में नए नेतृत्व की मांग की थी और उसको रिजनोवेट करने के लिए नए नेतृत्व में उनका सीधा सीधा इशारा था कि शरद पवार को उसका नेतृत्व संभालना चाहिए या उनको उसका नेतृत्व दे देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अब काफ़ी कमज़ोर पड़ गई है। पर संजय राउत और उद्धव ठाकरे राजनीति के लिए नए हैं बेसिकली, जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव राजनीति, सरकार चलाना और चालबाजियों में नए हैं। वो उनकी एक शिवसेना जो थी, जो जहाँ पर उनका खुद का साम्राज्य चलता था, खुद के रूल चलते थे, तो उनको इतना न तो अनुभव था और न ही उनके साथ में कोई पीछे संस्थान थी जो उनको गाइड कर सके, जो इनके फिलोसफर बन सके। वो सारे के सारा संजय राउत के दम पे खेल रहे थे। और संजय राउत तो एक देखा जाए तो वास्तव में मामूली पत्रकार थे, जिन्होंने एक बार बाला साहब ठाकरे का इंटरव्यू लिया था और वहाँ तब से वो चढ़ गए थे। और वो केवल ऊटपटांग बातें करते हैं और शिवसेना को रास्ता दिखाने के बजाय वो उनको और फंसवाने की ही कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस ने दाव फेंका परमजीत सिंह की चिट्ठी के द्वारा, ये मेरा मानना है। और इससे वो बात दब गई कि यूपीए में जो परिवर्तन की बात चल रही थी वो हट गई और संजय राउत ने अपनी भाषा पलट दी। अब पवार के पास ये बात है कि वो अनिल देशमुख से इस्तीफ़ा दिलवाएं या नहीं दिलवाएं। अगर वो अनिल देशमुख से इस्तीफ़ा दिलवाते हैं तो ये लगता है कि उन्होंने मान लिया है कि घोटाले में अनिल देशमुख शामिल थे। और अगर नहीं दिलवाते हैं तो फिर उनकी काफ़ी थू-थू हो रही है। और उन्होंने एक समय तो ये कह दिया था कि मुख्यमंत्री ये डिसाइड करेंगे कि किसको मंत्रिमंडल में रखना है कि नहीं रखना है। तो ये गेम चल रहा है शरद पवार की तरफ से। शिवसेना कोई गेम नहीं खेल पा रही है क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रेटेजिस्ट ही नहीं है। पता नहीं प्रशांत किशोर जैसे स्ट्रेटेजिस्ट की उनको बहुत ज़रूरत है, पर प्रशांत किशोर मुख्यतः चुनाव लड़ाने के लिए है। बाकी पोस्ट इलेक्शन की जो स्ट्रेटजीज़ हैं या जो चालें चलनी पड़ती है चेस के गेम में, राजनीति के चेस में, वो उसके एक्सपर्ट नहीं है। तो शिवसेना के पास ऐसा कोई भी आदमी नहीं है। वो तो शिवसेना अपने की सबसे बड़ी कामयाबी यही है इन 1.5-2 साल की जो सरकार उनकी है, करीब 1.5 साल की, इसमें यह है कि उसने अपने विधायकों को साम दाम दंड भेद से टूटने नहीं दिया, नहीं तो बड़ी आसानी से ये टूट जाते। अब ये तो इन तीनों का खेल है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको कभी भी ये पता नहीं लगेगा कि परमवीर सिंह ने चिट्ठी में लिखा उस पे क्या एक्शन हुआ। ये तो छोटा मोटा एक्शन होगा और बाद में, जैसा मैंने कहा कि राजनीतिक सौदेबाजी के बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। या जो मुकेश अंबानी की बिल्डिंग के बाहर जो जिलेटिन रॉड्स रखी गई थी, जिसमें सीधी सीधी सचिन वाजे ने रखवाई थी, और उसके बाद जो स्कॉर्पियो कार का मालिक था जिसने चोरी की रिपोर्ट लिखवाई थी, वो भी सचिन वाजे ने ही उससे लिखवाई थी। हालांकि कहा यह भी आता है कि उसने सचिन वाजे को कार बेच दी थी। तो उसने वो एक्चुअली मुख्य अभियुक्त है मनसुख भाई का ये हत्या का भी। तो उसमें क्या होगा, जैसा कि सुशांत सिंह की केस में हुआ, हमको अभी तक पता नहीं लगा कि उन्होंने आत्महत्या की थी कि उनकी ये हत्या थी। तो हम वहीं के वहीं घूमते रहेंगे। 2-3 महीने का हमारा जो चीनी टीवी चैनल्स पे है मनोरंजन का रहेगा। उसके बाद जैसे सुशांत सिंह भार्गव को, राजपूत को हम भूल गए, मीडिया भूल गया, सब भूल जाएंगे। अब क्या होगा इसमें एक जो डिस्टेंट संभावनाएं बताई जाती थी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसमें गिर जाएगी और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। इसके लिए निश्चित रूप से बीजेपी कोई पहल नहीं करेगी। यदि ये सरकार अपने आप गिरेगी तो ही गिरेगी। और इस सरकार का भविष्य पूरा का पूरा सोनिया गांधी पे डिपेंड करता है, राहुल गांधी पे डिपेंड करता है कि वो क्या निर्णय लें, क्या वो सपोर्ट इस पर कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि उनको जहाँ तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जो फ़ायदा मिलना चाहिए था, कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। इसीलिए उन्होंने परमवीर सिंह का ये खेल खेला है। तो उनके हिसाब से ये सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे नहीं चल रही है, जो बहुत तोरसेकर ने कहा था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनका क्या है। तो कांग्रेस को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। वो
फालतू ही इसमें लगी हुई है। और कांग्रेस के पास अच्छे खासे रणनीतिकार हैं, जिनमें अशोक चौहान है, पृथ्वीराज चौहान है, और दिल्ली में बैठे भी कई लोग हैं जो गाइड कर सकते हैं, जो कि शिवसेना के पास नहीं है। और जहाँ तक एनसीपी का सवाल है, वो भी एकमात्र शरद पवार पे डिपेंड है। और शरद पवार तो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं और काफ़ी ओवररेटेड हैं। उनमें भी छोटे मोटे चल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के सामने वो भी मुझे लगता है इस बाजी में हार गए हैं। तो अब कांग्रेस यदि सपोर्ट विड्रॉ करेगी तभी ये सरकार गिरेगी, और उस स्थिति में हो सकता है बीजेपी कुछ दिन के लिए सरकार बनाए, या फिर सीधा राष्ट्रपति शासन घोषित कर दिया और मिड टर्म पोल हो, जिसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो मेरे अनुसार मिड टर्म पोल ही होगा, पर फिर भी काफ़ी रोचक स्थिति है। आम जनता इसमें कहीं भी नहीं है, कोई रोल नहीं है कि सरकार गिरेगी किसकी बनेगी। आम जनता का रोल उस दिन ख़त्म हो गया था जब उसने वोट देके और एनडीए को बहुमत दिलवाया था, जो कि शिवसेना ने तोड़ दिया। तो शिवसेना अपना विश्वास तो जनता के प्रति खो ही चुकी है। और दूसरी बात, एक और मैं वीडियो सुन रहा था, एक और एनालिस्ट का कहना है कि शिवसेना वो शिवसेना नहीं रही। मैं भी कई बार मुंबई गया हूँ और मैंने देखा था कि वहाँ पे हर नुक्कड़ पे शिवसेना की एक शाखा हुआ करती थी, एक छोटा सा ऑफिस हुआ करता था, वहाँ भगवा झंडा लगा हुआ होता था और शिवसेना का कुछ तो भी बोर्ड लगा हुआ होता था, और कई दूरों पे एम्बुलेंस भी खड़ी होती थी। और वो एम्बुलेंस हर दिक्कत में आपको साथ देती थी। भले अगर आपको रात को 12 बजे कई बार मेडिकल या कोई और भी दिक्कत हो जाए, तो आप पुलिस थाने जाने के बजाय आपको लोग शिवसेना की शाखा में जाते थे और वहाँ से उनको बराबर मदद मिलती थी। तो वो शिवसेना अब नहीं रही। अब शिवसेना की उन्होंने इवन इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम ऑफ कोविड, जब वहाँ से पलायन हो रहा था और इतनी मेडिकल इमरजेंसी थी, तब भी वो एम्बुलेंसेस कहीं दिखी नहीं थी। जबकि एक टाइम में एक ऑर्गेनाइजेशन के बाद सबसे ज़्यादा एम्बुलेंसेस होने का रिकॉर्ड था, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में था। तो अब शिवसेना वो भी नहीं रही। अब ये शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जब तक था तब तक उसने कभी भी शिवसेना को राज्य करने के लिए नहीं किया था, क्योंकि उनका खुद का अलग साम्राज्य रहता है, उसमें उनकी खुद की सत्ता चलती है, खुद का संविधान चलता है। लेकिन ये आदित्य ठाकरे और उसके कुछ दोस्तों के चक्कर में फंस गए और इन्होंने बीजेपी से नाता भी तोड़ लिया और एक बहुत ही विसंगतिपूर्ण कोलिशन करके मुख्यमंत्री भी बन गए। जबकि बाला साहब या शिवसेना में यही था कि परिवार का कोई सदस्य राजनीतिक मतलब वोट वाली राजनीति में नहीं आएगा, कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। उसको भी उन्होंने ठुकराया और उसी के कारण अब शिवसेना एक इर्रेलेवेंट हो गई है। और शिवसेना इसके बाद जो मध्यावधि चुनाव होंगे उसमें शिवसेना के आधे लोग बीजेपी की तरफ चले जाएंगे, और कोई जो लोग काफ़ी सक्रिय रहते हैं और काफ़ी उठापटक में विश्वास करते हैं, वो या इस एक तरह की हिंसा में विश्वास करते हैं, वो राज ठाकरे की तरफ चल जाएंगे। क्योंकि वहाँ राज ठाकरे काफ़ी एक्शन वाली पार्टी का और फुल एक्शन वाला आदमी है, लेकिन वो भी अभी काफ़ी समय से चुप है और कोई उलट पुलट बयान नहीं दे रहा है। अभी रिसेंटली एक कोई बयान दिया है उसने, तो कुछ लोग उधर चले जाएंगे और शिवसेना की आप समझ लिए मरणासन अवस्था में आ गई है। हालांकि अभी भी उनका चीफ मिनिस्टर है और शायद संजय राउत ने कसम खा रखी है कि शिवसेना को ख़त्म करके ही रहेगा। तो मैं इसी विचार के साथ आपके साथ जुड़ जाता हूँ। मेरे विचार अच्छे लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा मेरा ये चैनल देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।